नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। क्लास आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास होने वाला है और आप सभी को पता ही है कि हम जो भी लेकर आते हैं कंटेंट वो बिहार के छात्रों के हित में लेकर आते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद लेकर आते हैं। तो साथ ही इसी प्रकार से आज का यह भी क्लास होने वाला है और हम आज जो बात करने वाले हैं यह आपका लेक्चर साथी प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ और आपका प्राचीन बिहार से जुड़ा हुआ सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। साथ ही ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में बिहार के अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। और जो मेन उद्देश्य हमारा है वो है मेन टारगेट बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी जो है लेवल के क्वेश्चन को आज के इस सेशन में कवर करना। ठीक है, अगर आप बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन को सारे कवर कर रहे हैं तो साथ ही बिहार का कोई भी एग्जाम हो वो आपके लिए बेहतरीन ढंग से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास और आपका प्राचीन बिहार का इतिहास से जुड़ा हुआ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज किस किस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार के अलग अलग परीक्षाओं में, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, और इसको जरूर से आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत हेल्पफुल हो साथी। ठीक है, और याद रखिएगा चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहें। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करते चलिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है साथी प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज के इस सेशन का कहता है मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था। मेरे साथी, मनुष्य के द्वारा जो है सबसे पहला धातु आप सबको पता होगा तांबा, और यह आपका 2024 में बिहार बीएचओ में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे तो अच्छा होगा। मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला जो धातु था यह आपका तांबा था, और यह जो तांबा है 5000 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम जो है इसका अनुमान लगाया गया कि इसका जो है प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलेंगे आगे। कह रहा है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। मेरे प्यारे साथी, यह आपका नर्मदा नदी घाटी हो जाएगा, याद रखेंगे, जो कि आपका 66 बीपीएससी में पूछा गया 2020 का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम मानव जीवाश्म जो है नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है और यह आपका 1982 में अरुण सोनकिया ने जो है होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी हथौड़ा स्थल जो है, हथौड़ा नामक जो स्थल है, यहाँ से मानव कंकाल और हाथियों के जीवाश्म जो है प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये आप स्थान जरूर से याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्थान का ही प्रयोग ज़्यादा किया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। देखेंगे कह रहा है कि भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। तो प्यारे साथी, यह आपका पूरा पाषाणिक संस्कृति हो जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा, पूरा कवर किया जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिएगा कह रहा है कि प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण जो है किस स्थल से हमें प्राप्त होता है। मनके का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। तो मेरे साथी, यह आपका पाटने से होता है, और पाटने कहाँ पड़ता है तो साथियों महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि यहीं से प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपका राजस्थान के मेहता खेड़ी से भी प्राप्त होता है, तो ये भी याद रखेगा। उसके बाद मध्य प्रदेश के आपका चंदेसाल से भी प्राप्त होता है, तो ये सारे आप स्थानों को याद रखेंगे। और इसका सर्वप्रथम 1860 में जो है क्या किया गया था, इसका पता लगाया गया था, इसके बारे में क्लियर। चलेंगे, कह रहा है चिरांत पुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो साथ ही चिरांत, जो कि चिरांत से हमें क्या प्राप्त हुए हैं तो नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। देखिएगा, बिहार के सारण जिले में चिरांत जो है एक गांव है, छोटा सा गांव है, जहां से यहाँ क्या हमें जो है नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1962-63 में प्रोफेसर बीके सिन्हा के द्वारा इस स्थल का उत्खनन किया गया था और यहाँ से 5 प्रकार की संस्कृतियाँ का अवशेष हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है साथियों, तो याद रखिएगा, यहाँ पे हमें मानव घास भूसे के घरों में रहते थे, इसका साक्ष्य प्राप्त होता है। मानव जो है चावल की खेती कर रहे हैं, ये भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये सारे बात याद रखिएगा आप लोग चिरांत के बारे में। चलेगा, कह रहा है कि जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह क्या कहलाया। तो मेरे प्यारे, यह आपका कहलाया नवपाषाण काल, जो कि आपको याद रखना चाहिए। आगे देखेंगे, कह रहा है दमदमापुरा स्थल किस प्रदेश में पड़ता है। दमदमापुरा स्थल जो है यह आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के संदर्भ में, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जो है दमदमा जो है आपका कहाँ पड़ता है तो महदा पूरा स्थल के 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर जो है यह स्थान पड़ता है। ठीक है, जो कि आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो उत्खनन है यह आपका
1902 से 1987 के बीच में किया गया था। ठीक है, तो ये सारी बात याद रखेंगे। यहाँ से हमने प्राप्त क्या क्या हो रहा है, तो हमें ब्लेड, प्लॉट, ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, तो ये आपका होगा मेहरगढ़ से। कहाँ से, 64वीं परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है मेहरगढ़। क्लियर, याद रखिएगा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है यह मेहरगढ़ से प्राप्त हो रहा है। और वर्तमान में मेहरगढ़ कहाँ पड़ रहा है, तो बलूचिस्तान के बेलन नदी के किनारे में पड़ता है। ठीक है, यह एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से लगभग 7000 ईसा पूर्व पशुपालन व खेती के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। इस स्थल पर गेहूं, जौ और खजूर की खेती की जाती थी। साथ ही साथ यहाँ पे भेड़, बकरियां तथा मवेशी भी पालन की जाती थी। ठीक है, चलेगा आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा गया है। तो कैल्कोलिथिक युग की बात कर ले तो यह आपका होगा ताम्रपाषाण को हम लोग कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी पुकारते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे का औजार का जो है प्रयोग किया था, ठीक है, इसी को हम लोग ताम्रपाषाण या फिर कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयोग किए गए थे वह तांबा था। भारत में ताम्र पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र जो है यह आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग है, पश्चिम आपका महाराष्ट्र है और दक्षिण पूर्वी भारत का कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे जरूर से। चलेगा आगे वाले टॉपिक को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि इस समय मोहनजोदड़ो, अब यहाँ पे हम लोग कहाँ पे प्रवेश कर गए हैं साथियों, तो हम लोग सैंधव सभ्यता में प्रवेश कर गए हैं, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो आप लोग एक बार जल्दी से लाइक वाइक कर देंगे। सैंधव सभ्यता में हम लोग देखेंगे कि बिहार में सैंधव सभ्यता से जुड़े हुए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। चलेगा, तो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, पहला क्वेश्चन सैंधव सभ्यता से कह रहा है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है। साथी कालीबंगा जो है यह आपका कहाँ पड़ते हैं, तो ये आप कहेंगे कि राजस्थान में पड़ते हैं, जो कि आपका बीपीएससी के जे परीक्षा में पूछा गया है 2022 में। ध्यान दीजिएगा, कालीबंगा प्राचीनता पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सर्वप्रथम 1951-52 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और इस स्थल का जो है उत्खनन कार्य 1960-61 में बीबी लाल एवं बालकृष्ण थापड़ के द्वारा जो है आरंभ किया गया था। यहाँ से हमें यज्ञ के वेदी एवं जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आप लोग कालीबंगा के संदर्भ में याद रखेंगे इस बातों को। चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 12 कि इस समय मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है। तो साथ ही वर्तमान समय की बात की गई है और वर्तमान में मोहनजोदड़ो है यह आपका पाकिस्तान में। कहाँ पे, पाकिस्तान में। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है आप लोग को तो एक बार लाइक वाइक करते चलेगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलेगा। हम आप लोगों के लिए देखिए कितना बेहतरीन कंटेंट लाए हैं। बिहार के सारे इतिहास का जितना क्वेश्चन पूछा गया है बिहार की परीक्षा में आपके सामने रख रहे हैं। अब इससे बेहतर आपके लिए और कंटेंट क्या होगा। और आपको पता ही है कि बिहार के परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है तो वो आपका इतिहास का। ठीक है, तो जल्दी से लाइक वाइक कर दीजिए ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और ऐसे ऐसे बेहतरीन कंटेंट आपके लिए मार्केट से हम लेकर आते रहें और आप लोगों को करवाते रहें। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कहाँ पे, तो लड़काना जिले में सिंध नदी के दाहिने साइड पर स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला और इसकी खोज वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के जो है मार्शल के निर्देश में किया गया था। इस स्थल को विश्व का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर की मान्यता दिए गए हैं साथियों। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। कह रहा है कि इन कथनों में से कौन सा, निम्न कथनों में से कौन सा सही है। चलिए कथन वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला कहता है कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। वह हड़प्पा व्यास नदी के किनारे है, या फिर हड़प्पा के उत्खननकर्ता RD बनर्जी हैं, या फिर छत्रवाला ताम्ररथ हड़प्पा से मिला है। अब आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल 1 और 2 या फिर केवल 1, 2, 5, केवल 2 और 4 या फिर केवल 1, 3 और 5। साथ ही इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, कहेंगे 1 और 2। क्लियर, याद रखिएगा जो कि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपके 65वीं परीक्षा में पूछा गया है बीपीएससी के। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे कहता क्या है। देखिएगा, सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो है महानिदेशक किसको बनाए गए थे, तो आपका जॉन मार्शल को। ठीक है, जॉन मार्शल के निर्देश में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उत्खनन कराया था और यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित गोमड़ी जिले में रावी नदी के तट के जो है बाएं साइड में अवस्थित है। जबकि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का जो है उत्खनन कार्य वर्ष 1922 में कराया था। ठीक है, और महाराष्ट्र के दैमाबाद में हड़प्पा काल के छत्रवाला ताम्र रथ जो है ये हमें प्राप्त होते हैं। क्लियर, चलेगा। कह रहा कि प्राक सैंधव काल के किस पुरा स्थल से हल का जो है जुताई के हमें प्रमाण जो है प्राप्त होते हैं।
तो साथियों यह आपका कालीबंगा से हो रहे हैं। चलेगा, कालीबंगा कहाँ है ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी देख लेंगे एक बार। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं साइड में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। वर्ष 1952 में अमलानंद घोष के निर्देश में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई थी और यहाँ से प्राप्त जो है प्राग सिंधु काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई है और इसमें आड़ी तिरछी जुताई की गई है। तो ये सारी के सारी जो प्रमाण है साथी, यह हमें कहाँ से मिल रहे हैं, तो कालीबंगा से। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। अब जूते हुए खेत के निशान हमें कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा में। यहाँ पे आप देखिए ना, आड़ी तिरछी जूते हुए खेत के निशान मिल रहे हैं कहाँ पे, कालीबंगा में। ऊपर वाले में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तो कह रहा है कि हड़प्पीय संस्कृति या फिर सिंधु संस्कृति के उपकरण किस धातु के निर्मित थे। तो मेरे प्यारे साथी, यह आपका ताम्र का होगा, याद रखिएगा, ताम्र या फिर काष्ठ, एक ही बात है। चलेंगे, कह रहा है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्यक्ष दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। तो आपको बताना है 6 वर्ष, 600 वर्ष, 700 वर्ष, 800 या फिर 900। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, अर्थात 900 वर्षों। ठीक है, चलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा। देखिएगा, आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिक ने लगभग 4350 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने की वजह बने सूखे की अवधि का पता लगाया और इसमें वैज्ञानिकों ने यह थ्योरी दिया कि यह बताया कि यह जो थ्योरी है यह क्या गलत है, जिससे सूखे के 200 साल में खत्म हो जाने की जो बात है यह गलत बताई गई थी। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर के भूगर्भ शास्त्र और भौगोलिक विभाग के शोधकर्ताओं ने पिछले लगभग 5000 साल पहले के दौरान मानसून का क्या अध्ययन किया और पता लगाया कि 900 साल तक जो है उत्तर पश्चिम हिमालय में बारिश न होने के कारण कहीं ना कहीं इस कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियां क्या हो गई थी, सूख गई थी। कहीं ना कहीं इसी कारण से यहाँ पे क्या हो गए थे, इस सभ्यता का पतन हो गया। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। मेरे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशेषता की बात की जाए तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे क्या था, तो ईंट की जो है पक्की ईंट के जो है बनी इमारतें थी, सुव्यवस्थित ढंग से जो है यहाँ पे नियोजित ढंग से क्या थी, सड़कें थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 पे, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी। प्रकृति कैसी थी, तो आप कहेंगे नगरीय थी या फिर शहरी थी। ठीक, चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथी कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो यह आपका हो जाएगा लोथल से, क्षमा चाहेंगे बनावली से। क्लियर, बनावली से। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे 60-62 की परीक्षा में पूछा गया है बीपीएससी वाले में। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इस पुरा स्थल की जो खोज है यह 1973-74 में RS विष्ट ने की थी। ठीक है, इस स्थल से कालीबंगा की तरह ही पूर्व हड़प्पा और पूर्व हड़प्पाकालीन दोनों संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर और अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, गोलियाँ, मनके, तांबे, ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती है। तो आप याद रखेंगे बनावली को भी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सब संबंधित नहीं है। तो साथी यह आपका होगा BN स्मिथ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिएगा, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, आप देख सकते हैं कि बिहार के अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर होगा आपका लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो लोथल आपका जो है यह कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, चलेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक जो है बंदरगाह नगर था। यहाँ के उत्खनन से बंदरगाह के होने के प्रमाण मिलते हैं। लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी जो है इसके किनारे में बसा हुआ है। ठीक है, और यह आपका खोज कब होता है, तो 1955 में। किसके द्वारा, R राव के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। इस स्थल के बारे में महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जो कि आप लोग देख लेंगे तो अच्छा होगा। नाव के आकार की 2 मोहरे एवं बंदरगाह यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी का अन्नागार मिला है। बैल, कुत्ता, खरगोश तथा चिड़िया के तांबे की मूर्ति मिली है। ये सारी बातें हमें याद रखना है। ठीक है, चलेगा, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के जो है किनारे है। तो साथी यह आपका भोगवा नदी। ठीक है, गुजरात में आपका अहमदाबाद में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए, हड़प्पा में किस उत्खनन जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। तो साथ ही यह आपका धोलावीरा। क्लियर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है धोलावीरा भी। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में के भचाऊ
भचाऊ तालुका में जो है महनर एवं मानसेहरा नदी के बीच में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी खोज जो है आपका 1967 में जेपी जोशी ने किया था, याद रखेंगे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो रहा था, इस प्रकार भवन के निर्माण, जल निकास व्यवस्था, कलाकृति, पृष्ठभूमि, नगर नियोजन, ये सारी लिपियाँ, ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ से अवशेष में मिल रहे हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, तो साथ ही यह होगा आपका लाल रंग का। क्लियर, लाल रंग का याद रखिएगा। देखेंगे हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के जो बर्तन है यहाँ पे लाल रंग के हैं, और हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के मांटो गोमरी जिले में है, रावी नदी के बाईं तट पर स्थित है। हड़प्पा के यहाँ पे अगर हम बात करें तो धंधावेश के विषयों में सन 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम क्या था, उल्लेख किया था। तो ये सारी बात याद रखेंगे। उसके बाद हम बात कर ले वर्ष 1923-24 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देश पर यहाँ पे उत्खनन करना आरंभ कर देते हैं। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है। साथियों, सिंधु सभ्यता की बात कर ले तो आपको जानकारी होना चाहिए कि यह जो है आपका आदि ऐतिहासिक काल में आते हैं। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पा का व्यापारिक संबंध था, तो साथ ही यह आपका मेसोपोटामिया सभ्यता, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जापान की सभ्यता, रोम की सभ्यता और चीन की सभ्यता जो है उसके बाद आती है, उस समय फलती फूलती नहीं है। ठीक है, चलेगा। समकालीन अगर आपसे पूछ ले तो दो ही सभ्यता था, एगो आपका मेसोपोटामिया का सभ्यता और एक आपका मिस्र की सभ्यता। ठीक, चलेगा। कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी, मांसाहारी, या फिर आपका यहाँ पे और क्या है भाई, तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों, गाय का मांस नहीं खाते थे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, शाकाहारी और मांसाहारी। ठीक, चलेगा। देखिएगा, कह रहा है चान्होदरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है कहाँ पे, तो सिंध में। कहाँ पे, सिंध में। ठीक, याद रखिएगा, सीडीपीओ में पूछा गया है, बिहार सीडीपीओ में। ठीक है, चान्होदरो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसका उत्खनन 1934 में MG मजूमदार ने किया था। यहाँ से जो है प्रमुख रूप से मनके बनाने का कारखाना, कांस्य का गाड़ी और बहुत सारी चीज़ें जो है प्लास्टिक की जो है कुछ जो है लिपस्टिक हमें प्राप्त हुआ है, बिल्ली का जो है पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये सारे हमें जो है चान्होदरो से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैदिक सभ्यता में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। साथ ही चैप्टर नंबर आपका प्राचीन भारत का तीसरा चैप्टर होगा। ठीक है, चलेगा। तो शुरू करते हैं पहला इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक सेकेंड, पुरुषार्थ कितने हैं। ठीक है, 2 हैं, 6 हैं, 4 या फिर 16। तो आप कहेंगे पुरुषार्थ जो है यह आपका 4 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ अर्थात पुरुष चतुष्टय मान्यता है। ये 4 पुरुषार्थ है, धर्म है, अधर्म है, काम है तथा मोक्ष है। याद रखेगा आप। आगे, प्राचीनतम वेद इनमें से कौन सा है। यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद या फिर आपका अथर्ववेद। तो साथ ही हम बात करें अगर प्राचीनतम वेद का, तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले ऋग्वेद की जो है क्या होती है, रचना होती है। ठीक, चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद माना गया है और इसमें कुल 10 मंडल 1024 सूक्त और आपका 10,580 रचनाएं जो है, मंत्र जो है इसमें सम्मिलित है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है। इसी में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और आपका पहला ऐत्रेय है, दूसरा आपका क्या है, तो कौस्तनी की है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है, तो साथ ही गायत्री मंत्र जो है आपका यह आपका ऋग्वेद में मिलती है, जो कि आप लोग याद रखिएगा 39वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में यज्ञ है तो कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है, तो साथ ही 7 प्रकार के पुरोहितों का, जो कि आपका बिहार ABPO में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, यह ऋग्वेद में यज्ञ है तो 4 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है, वह आपको याद रखना है, बस काफ़ी है, इतना डिटेल में नहीं जाएगा। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो साथ ही वेद की बात कर ले तो वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। आगे देखते हैं, यत्री का अभिप्राय क्या है। साथी, यत्री का मतलब होता है 3 वेद। ठीक है, यत्री का मतलब क्या होता है, त्रयी का मतलब होता है 3 वेद। ठीक है, देखेंगे निम्न में से कौन सी नदी शास्त्रमत में समाविष्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका होगा साबरमती। चलेंगे, आगे बढ़े, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, तो साथ ही यह आपका होगा परुष्णी नदी के तट पर। परुष्णी नदी के तट पर, याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी का स्वर्ण या फिर स्वर्ग या फिर आपका
पौधे और जड़ी बूटी, या फिर आपका सोम, और यह जो है आपका क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा साथी डी नंबर, सोम एवं इस पे पर नामिक देवता को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि बोझगाकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ पे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, या फिर मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है, या फिर वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप कहेंगे विकल्प ए, यहाँ जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें देवी देवताओं का उल्लेख जो है मिलता है, वर्णन मिलता है। एशिया माइनर में बोझगाकोई नामक एक जो है स्थान जो है लगभग 1400 का संधि पर उल्लेख मिला है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और तासन, इस सारे देवी देवताओं का जो है हमें नाम मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भव हुआ था? तो साथ ही यह आपका होगा धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, वह है आपका क्या? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो साथ ही आपका कार्तिकेय जो है वैदिक देवता नहीं है, हाँ इंद्र है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। महापुराणों की संख्या कितनी है? तो साथ ही महापुराणों की संख्या जो है यह आपका 18 है। कितनी है? 18 है, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे। महापुराणों की कुल संख्या 18 है। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं का जो है को केंद्र मानकर माप और पुण्य, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म, ये सारी बातों का उल्लेख किया गया है, जो कि आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रवेश कहाँ करेंगे साथी? तो जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म, भागवत एवं शैव धर्म में। तो ठीक है, तो हम लोग प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन का अध्ययन करने वाले हैं और इससे जुड़ा हुआ देखने वाले हैं कि बिहार की परीक्षाओं में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलेगा, आरंभ करते हैं इसको। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खास करके बिहार के परीक्षाओं के संदर्भ में। ठीक है, जो कि ये दोनों धर्म कहीं ना कहीं बिहार में ही फले फूले हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजन की गई थी? साथ ही पाटलिपुत्र में जो है यह आपका कौन सी? तो कहेंगे तृतीया। ठीक है, याद रखिएगा, तृतीया बौद्ध संगीति आयोजन किया गया था। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार बुद्ध के पूर्णनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु के 236 वर्ष बाद सम्राट अशोक के संरक्षण में तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ कथावस्तु के रचयिता मोगली पुत्तिस ने किया था। इसका उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करना था, बौद्ध धर्म को अस्थायी प्रदान कराना था। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, चलेगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे प्रथम जो है आपका बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 इस BC में। कहाँ पे? राजगिरी में। महाकश्यप ने इसका क्या क्या था? नेतृत्व किया था। शासक अजातशत्रु थे। द्वितीय आपका 383 में। ठीक है, वैशाली में कौन थे? तो आपका सावक मीर थे, कालाशोक शासक थे। चतुर्थ ईसा जो है आपका ईसा की प्रथम शताब्दी में कश्मीर में, और वासुमित्र वह आपका जो है अश्व घोष जो है इसके नेतृत्व करते हैं, शासक कनिष्क होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो साथ ही यह आपका होंगे पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ को याद रखेंगे, 23वें तीर्थंकर थे। BPSC हेड टीचर का परीक्षा जो पिछले साल हुआ है उसमें भी यह पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे थोड़ा सा। यह कह रहा है क्या इसके बारे में? एक सेकेंड साथियों, चलेंगे। प्यारे साथी, कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, याद रहेगा ना, याद रखना ही होगा आप लोगों को। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा ऋषभनाथ जो है प्रथम एवं जो है तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म जो है अपने चरम उत्कर्ष पर था। ठीक है, तो यह बात आपको याद रखना है। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? साथ त्रिपिटकों का संबंध जो है यह आपका बौद्ध धर्म से है। ठीक है, जिसमें जो है बुद्ध के अलग अलग चीज़ों को जो है संग्रहित किया गया है। 3 प्रकार की जो है पिटक है। ठीक है, विनय पिटक, शुभ पिटक और आपका अभिधम पिटक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? फिर से आपसे पूछ रहा है। तो त्रिपिटक की बात कर ले तो त्रिपिटक जो है आपका बौद्धों की धार्मिक पुस्तकें हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? तो साथी मेरे त्रिपिटक जो है यह आपका पाली भाषा में लिखी हुई है, क्योंकि उस समय का जो बोलचाल का भाषा था वह पाली ही माना गया है। ठीक है, चलेगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था कहाँ पे? वैशाली, सारनाथ, राजगीर या फिर आपका बोधगया?
और देखिए यह प्रश्न आपका कितना पसंदीदा प्रश्न है, बिहार के परीक्षाओं में पूछा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप कह लेंगे सारनाथ में। और ये सारनाथ में साथी याद रखना है, वही 4 जो ब्राह्मण थे जो कि गौतम बुद्ध का साथ छोड़ देते हैं, उन्हीं को सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान गौतम बुद्ध शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखेंगे, कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। मेरे प्यारे साथी, यह आपका क्वेश्चन राइट होगा इसका क्या, तो आपका सारनाथ में, जो कि अभी अभी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो मेरे प्यारे बोध गया में जो है यह ज्ञान प्राप्ति गौतम बुद्ध को हो रही है, याद रखेंगे आप लोग, चलेगा। 6 वर्ष तक अश्व परिश्रम एवं घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, या फिर हम लोग कह लें आज वर्तमान में पुनपुन नदी, या फिर हम कह लें फल्गु नदी, एक ही नदी है। ठीक है, तो इन नदी के तट पर जो है बोध गया जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का क्या हुआ, देहांत हो गया था। अतः इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। गौतम बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखेगा भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यवस्थित जो है व्यतीत किया था, तो मेरे प्यारे साथी यह होगा आपका डी नंबर, गया में। क्लियर, गया में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चलेगा। ये कहता है क्वेश्चन कि बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ पे बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया है, गौतम बुद्ध के पैदा हुए थे वहाँ पे, या फिर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, या फिर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन, या फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु। तो साथी एकदम आसान सा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के जहाँ पे हुए थे वहीं पे, जहाँ पे बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ठीक है, हालांकि वो जो बोधि वृक्ष है उसको अब नहीं रहा, वो जो है कटवा दिया गया था शशांक के द्वारा, जो शासक था हिंदू वंशीय। ठीक है, उसके द्वारा कटवा दिया गया था। ठीक है, बिहार सरकार के प्रयासों से फिर से बोधि वृक्ष लगाया गया है, तो लेकिन वो प्राचीनता बोधि वृक्ष नहीं है जो हम लोग आज वर्तमान में देख रहे हैं। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था कहाँ पे, महाकश्यप के द्वारा, सुमित्र के द्वारा, अश्वघोष के द्वारा, या फिर आपका मोगलीपुत्र तिस्से के द्वारा। मेरे प्यारे साथी, यह आपका राइट आंसर होगा विकल्प डी। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लिए हैं, और इसका राइट आंसर जो है आपका डी नंबर होगा। या बीपीएससी सीडीपीओ वाले 2021 के पेपर में पूछा गया है, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सारे बौद्ध संगीति प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ किसके द्वारा किया गया था, कहाँ पे किया गया था, कौन अध्यक्ष थे, ये सारी बात यहाँ पे बताया गया है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजन किए गए थे। मेरे प्यारे साथी, तृतीय बौद्ध संगीति जो है यह आपको जो आयोजन किया गया है यह किया गया कहाँ पे है, तो साथी यह आपका पाटलिपुत्र में किया गया है, जो कि हम बता चुके हैं। और अशोक ने इसका क्या किया था, अशोक जो है उस समय शासक था। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजन किया गया, प्रथम बौद्ध महासभा यह आपका राजगिरी में। समझ चाहेंगे हम, एक सेकंड, ऊपर वाले क्वेश्चन पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में जो है अशोक नहीं था साथी, पाटलिपुत्र में जो है आपका अशोक था। ठीक है, और आपका राजगिरी में अजातशत्रु था। ठीक है, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलेगा, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजन किया था, तो कश्मीर में जो है यह आपका कनिष्क के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। चलेंगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मजा आ रहा है तो लाइक वाइक करते चलेंगे सभी लोग। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी, चौथी बौद्ध संगीति जो है यह आपका कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी साथियों, याद रखेंगे। चौथी बौद्ध संगीति भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पे, तो मेरे प्यारे यह आपका राजगिरी में हुआ था। किसने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो मेरे प्यारे साथी तृतीय बौद्ध संगीति है यह आपका कहाँ पे बुलाई गई थी, तो यह कह सकते हैं आप पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ठीक है, और ये देखिए आप लोग बीपीएससी जो है कितना पूछा है भाई, मतलब बीपीएससी का पसंदीदा टॉपिक है मेरे भाई। ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था कहाँ पे, प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु के द्वारा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलेगा, कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है यह आपका किसके शासनकाल में, तो साथ ही यह आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। ये सारी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। महात्मा बुद्ध के ने कहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो मेरे प्यारे साथी महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण जो है
या कुशीनगर में हो रहा है। कुशीनगर कहाँ पड़ता था? तो आपका यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता था, जो कि आपको पता होना चाहिए ये सारी बातें। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हो रही है? 483 ईसा पूर्व को वो मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हो रही है। मृत्यु के समय महात्मा बुद्ध की अवस्था जो है 80 वर्ष की थी। इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मेरे प्यारे साथी, यह आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी। कौन सा? तो यह आपका वैश्विक याद रखेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है और 66 बीपीएससी 2020 में भी पूछा गया है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैश्विक दर्शन के अंतर्गत महर्षि कनाक द्वारा किया गया था। यह सिद्धांत जगत की रचना से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़े। त्रिरत्न या फिर तीन रत्न जैसी सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा कौन से? तो ये आपका ईसाई समझ आएंगे जैन धर्म से। ठीक है, समझ आएंगे जैन धर्म से। ठीक, आगे बढ़े देखिएगा। जैन धर्म में वस्तुतः त्रिरत्न का प्रतिपादन किया गया था। तीन रत्न संयम दर्शन, संयम ज्ञान और संयम चरित्र। ठीक है, इस तीनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। संयम दर्शन का अर्थ है सच्ची आस्था, संयम ज्ञान का मतलब है सटीक ज्ञान और संयम चरित्र का मतलब है सटीक क्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। त्रिरत्न बुद्ध धर्म तथा संघ की धारणा बौद्ध धर्म में भी प्राप्त है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथ ही यह हो जाएंगे आपका कौन? तो सी नंबर अस्तुलभद्र। ठीक, अस्तुलभद्र याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अस्तुलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में ही किया गया। प्रथम जैन संगीति का आयोजन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न किया गया था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो साथ ही यह आपका महामाया। आगे बढ़े देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा महात्मा बुद्ध की माता के बारे में भी जान लीजिए, आप लोग एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, सबको पता है ये बात। ठीक है, इनकी माता का नाम जो है महामाया था, जो कि कोलिय गणराज्य की कन्या थी। ठीक है, इनके पिता शुद्धोधन जो कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी प्रजापति गौतमी और दूसरी जो है आम्रपाली को बनाया गया था, जो कि आम्रपाली क्या थी? तो आपका वैशाली की एक नृतिका थी। ठीक है, बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। वह बुद्ध गृह त्याग के बाद अलार्म कलाम के पास जाते हैं। उसके बाद रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो ये सब बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। होता क्या है ना कि एग्जाम में छोटे छोटे गलतियां ही हमारे मार्क्स कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा, इसलिए हम सारी चीज़ को कवर करते चल रहे हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म साथी लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी आज वर्तमान में नेपाल में स्थित है। चलेगा, आगे बढ़े। कह रहा है भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र है किसके लिए? तो बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीडीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है यह। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महानिष्क्रमण गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया था, वो कौन थे? तो साथ ही यह हो जाएंगे आपका आलाम कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह सीडीपीओ की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है साथी। ठीक है, बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? प्रथम महिला तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि प्रथम उनकी माँ और दूसरी अम्रपाली। ठीक, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो साथ ही यह आपका हो जाएगा कौन सा? तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, बुद्ध का मानना था। ठीक, चलेगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? महावीर जी का जो मोक्ष स्थान है वह आपका पावापुरी में है साथी। पावापुरी कहाँ पड़ता है? तो बिहार के वैशाली में पड़ता, बिहार के नालंदा में पड़ता है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान जो है प्राप्त किया था। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान जिसको जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है, कैवल्य जो है प्राप्त हुआ था, वह आपका क्या होगा? तो आपका डी नंबर हो जाएगा जिह्विक ग्राम, जो कि सीडीपीओ में पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, महावीर का जन्म स्थान साथी कहाँ है? तो कुंडलग्राम कहाँ पड़ता है? तो आपका वैशाली में। और यह बिहार के अलग अलग परीक्षाओं में देखिए भाई कितने बार पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे।
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही अपने लिए, चलेगा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो साथ ही यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो बीपीएससी के द्वारा इस प्रश्न का जो है उत्तर सही नहीं माना गया है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन है। हम लोग डायरेक्ट व्याख्या को देखेंगे। तो बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिषद में लगाया गया है। यह एक पीपल का वृक्ष है। इसके वृक्ष के नीचे 531 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तत्व में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग जो है इस प्रश्न का जो है हटा दिया है। ठीक है, तो लॉजिक समझ गए, ई नंबर डालने का लॉजिक, चलेगा। ध्यान दीजिएगा, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उनमें संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख, यह दोनों स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनमें से सम्मिलित करना है। जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। अब आपको बताना है कौन सा स्थान किससे जो है संबंधित है। ठीक है, ए बी सी डी ई क्या होगा भाई? तो हम कहेंगे सी नंबर 3 2 1 4। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी है, एकदम बहुत इजी है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ। इन्होंने सांसारिक समस्याओं में व्यवस्थित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। यह त्याग को बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वैशाली के नज़दीकी अलाम कलाम के आश्रम में गए थे और यहाँ के उरुबेला बोध गया के स्थित प्रस्थान किए थे। उसके बाद बुद्ध के जीवन की घटनाओं का क्रमशः जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में, ठीक है, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और मृत्यु जो है कुशीनगर में होता है। तो इस क्रम को आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भगवान संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो साथी यह आपका होगा, इसका राइट आंसर होगा गुप्तों का। ठीक, चलेंगे गुप्त का। भारत में भागवत धर्म का चरम उत्कर्ष 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासक में हुआ था। ठीक है, और वैष्णव धर्म को गुप्त शासक ने राजधर्म बनाया था। तो ये आपको याद रखने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? साथ ही आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है ये आपका हो जाएंगे कौन? तो आपका मखली गौशाल जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गौशाल थे। इनके अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते थे। इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत एवं मानव प्रत्यय में विश्वास नहीं करते थे। मखली गौशाल महावीर के साथी थे और नियतिवाद और जैन धर्म में इनकी आस्था थी। ठीक, तो याद रखिएगा, यह संप्रदाय मौर्य काल में लोकप्रिय था। आजीवकों का उल्लेख पतंजलि ने किया था। ठीक है, और मौर्य शासक अशोक व दशरथ ने बराबर व नागार्जुन पहाड़ी का गुफाओं का निर्माण भी कराया था, जो कि जहानाबाद के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक, चलेगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? तो साथ ही यह होगा आजीवकों ने, याद रखना। चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह आपका हो जाएगा कौन सा? तो हम कह लेंगे 14 पूर्व, याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा था? तो ये आपका भद्रबाहु ने लिखा था। साथ ही याद रखिएगा, भद्रबाहु बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जैन धर्म में। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम हम बात कर ले तो यह आपका हो जाएंगे ऋषभदेव थे। ठीक है, जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदहन या फिर रीति रिवाज की अस्वीकृति। तो साथ ही यह आपका आत्मदहन विकल्प नंबर सी क्या होगा? यह आपका सामान्य नहीं है। ठीक है, चलेगा, देखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये भी। जैन धर्म आत्मदहन में विश्वास करता था, जबकि बौद्ध धर्म जो है आत्मदहन में गहरी आस्था नहीं रखती थी। जैन तथा बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं थी, जैसे दोनों धर्मों में यज्ञ, कर्मकांड, जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध किया गया था। दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, परंतु इनमें कुछ असमानताएं भी है। जैसे अहिंसा में दोनों धर्म में विश्वास करते थे, पर जैन धर्म इस पर अधिक बल देता था। जैन धर्म में मोक्ष शरीर त्यागने के बाद ही संभव था, पर बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों धर्म में महत्वपूर्ण अंतर आत्मविचार को लेकर है। बौद्ध धर्म आत्मवादी है, पर पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म आत्म में विश्वास करता है। मूर्ति पूजा का प्रचलन दोनों धर्मों में था, पर जैन जो है महावीर की नग्न मूर्ति की पूजा करता है। तो ये था आपका डिफरेंस, जो कि आप लोग याद रखेंगे। साथियों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार जल्दी से आप लोग लाइक वाइक कर दीजिए। आज हम लोग पूरा प्राचीन इतिहास को पढ़ने वाले हैं। साथ ही प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे और भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ बिहार के परीक्षाओं में कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह आपको आज का कवर करने वाले हैं। जल्दी से लाइक करिए, जल्दी से आप लोग लाइक करिए एक बार। ठीक है,
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस चैप्टर का कह रहा है महावंश के अनुसार बिंबिसार जो है किस आयु में सिंहासन पर बैठ रहे हैं। मतलब तो साथ ही यहाँ पे 15 साल की अवस्था में बिंबिसार मगध के सम्राट, मगध के शासक जो है किस उम्र में बढ़ रहे हैं, तो 15 साल की अवस्था में बढ़ रहे हैं। याद रखना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब इनकी जो है राज्याभिषेक हो रही है, तो साथ ही 544 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखना है। और इसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। किसने? तो आपका बिंबिसार ने। साथ ही साथ अवंती, अवंती के साथ इनका संबंध कैसा था, तो मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ठीक, चलेगा आगे बढ़े, देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का आरंभ किसके समय में हो रहा है, तो यह आपका अजातशत्रु कर रहा है। कौन कर रहा है साथी? अजातशत्रु। ठीक है, देखिएगा कौशल एवं मगध के बीच संघर्ष का आरंभ जो है अजातशत्रु के समय में हुआ था। अजातशत्रु जो है मगध के सम्राट कब बन रहे हैं, तो आपका 492 BC में। ठीक है, इसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना किया था और अजातशत्रु विजय व विस्तार की नीति का पालन करता था। ठीक, चलेंगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। प्यारे साथी, मगध शासक जो है बिंबिसार, इसका चिकित्सक की बात कर ले तो यह आपका जीवक था। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके प्रश्न जो है बन सकते हैं, एक आपका जीवक और दूसरा आपका मनु। साथियों याद रखिएगा, इन दोनों में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है प्राचीन काल के बेस्ट, मतलब अपने समय के जो है बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे और राजवैद्य भी थे। ठीक है, ये दोनों, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी है। पाटलिपुत्र साथी किस राजवंश की राजधानी है, तो यह हम कहेंगे मगध की, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ठीक है, कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार पर राज्य का जो है करता था। कहाँ पे राज्य करता था, तो साथी यह आपका मगध पे। ठीक है, मगध पे जो है राज्य कौन कर रहा है, बिंबिसार कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल जो है राजगिरी में ही होना चाहिए, तो मेरे प्यारे साथी यह आपका अजातशत्रु ने सोचा था। किसने? अजातशत्रु ने। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मगध शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगिरी, जो कि राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया था, तो 483 ईसा पूर्व में किया था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो मेरे प्यारे साथी पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन के द्वारा किया जाता है। उदयन किस वंश से आता है, तो हर्यक वंश से। किसका पुत्र था, तो अजातशत्रु का। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़े। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका देखते हैं क्या कहता है। कहता है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, तो मेरे प्यारे साथी पाटलिपुत्र में जो राजधानी को स्थानांतरित करने वाला व्यक्ति है वह कौन है, तो आप कहेंगे उदयन है। कौन है? उदयन है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यह आपका पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है अवंती राज्य की राजधानी क्या थी। साथी अवंती की हम बात करें तो अवंती की राजधानी जो है आपका उज्जैन था। ठीक है, उज्जैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है चंड प्रद्योत कहाँ का राजा था। चंड प्रद्योत जो है कहाँ का राजा था, तो साथियों यह आपका कहाँ का राजा हो जाएंगे, तो यह आपका हो जाएंगे अवंती के। अवंती के बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र था, कौन सा एक गणतंत्र था, तो मेरे प्यारे साथी एकदम ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा मल। मल क्या था, तो साथी मल जो है यह एक गणतंत्र था, याद रखेंगे। ठीक है, चलेंगे। इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हैं आप कि अलग अलग बिहार के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों में मल एक महाजनपद था और मल महाजनपद उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था। इसके दो भाग थे, एक राजधानी गंड नदी के किनारे स्थित कुशीनगर, दूसरे पाबा के पास। ठीक है, 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपद इस प्रकार है: काशी, कौशल, अंग, चेदी, वत्स्य, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, वज्जी, मल, मगध, इस प्रकार से। ठीक, तो याद रखेंगे मल राज्य एक गणतंत्र राज्य था और इसके अंतर्गत कुशीनारा व पाबा के मल आते थे, जो कि यहीं पे आपको पता होना चाहिए भगवान गौतम बुद्ध का
मृत्यु होता है। ठीक है, चलेगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मेरे प्यारे साथी, मगध की प्रारंभिक जो राजधानी है यह राजगिरी या फिर गिरिव्रज थी, जो कि आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक बोल रहा है, तो यहाँ पे आपका ई नंबर इस करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो साथियों मेरे, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, जो कि यह आपका अजातशत्रु बिंबिसार के पिताजी थे। ठीक है, समझ आएंगे, बिंबिसार अजातशत्रु के पिताजी थे। ठीक है, थोड़ा सा लिप्स मैच हो जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, और उदयन कौन था? तो अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो साथी यह आपका लिच्छवियों के द्वारा। ठीक है, लिच्छवियों के द्वारा। देखिएगा, वैशाली में लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जित संघ में सर्वप्रथम आता था। ठीक, चलेंगे। कह रहा है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? तो साथी मेरे, यह वैशाली पे था, वैशाली में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पे? तो हम कह सकते हैं कि अंगुत्तर निकाय में और आपका भगवती सूत्र में, यहाँ पे हमें 16 महाजनपदों की जो है सारी जानकारी उपलब्ध मिलते हैं। ठीक है, चले गए। कह रहा है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो साथी यह आपका 4ठी शताब्दी में होता है। ठीक है, 4th सेंचुरी में होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है प्राचीनतम राजवंश है? मौर्य, पल्लव, नंद, गुप्त? तो साथी यह आपका होगा नंद, विकल्प नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर ले थोड़ा सा यहाँ पे नंदों के बारे में, तो देखिएगा नंद जो है प्राचीनतम राजवंश है। नंद वंश मगध का लगभग 344 से 224 ईसा पूर्व के आसपास जो है इसका जो है शासक वंश रहता है। 344 में नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने किया था। पुराणों में महापद्मनंद को शुद्राभोगदम कहा गया है। ठीक है, तो ये सारे बात याद रखेंगे। ठीक है, उग्रसेन भी इसे कहा गया है, तो ये सारे बात, महाबोधि वंश भी कहा गया है, तो ये सारे बात याद रखेंगे महापद्मनंद के बारे में। ठीक, चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो साथी अंग की राजधानी जो है यह आपका चंपा थी। CDPO में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, वत्स्य का राजधानी कहाँ था? तो साथी यह आपका इलाहाबाद के आसपास। ठीक है, इलाहाबाद के आसपास जो है यह आपका वत्स्य की राजधानी हुआ करती थी, याद रखेंगे। देखिएगा, वत्स महाजनपद वर्तमान प्रयागराज इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ जो है पौरव वंश का शासक था, जिसका प्रसिद्ध राजा उदयन हुआ करता था। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, उदयन ये भी है और उदयन वो भी है। ठीक, कौन? तो हर्यक वंश वाला। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये पौरव वंश का है और वह उदयन जो है आपका कौन? तो हर्यक वंश का है। क्लियर, तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होना। चलेंगे आगे, देखिएगा। कह रहा है कि प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीय में से संबंधित क्षेत्र था कौन सा? तो यह आपका हो जाएगा गंगे मैदान। ठीक है, गंगे मैदान, विकल्प नंबर आपका बी के करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गंगे मैदान, जो कि आपका था। ठीक है, द्वितीय नगरीकरण का उद्भव महाजनपदों के आविर्भाव के साथ प्रारंभ होता है। मगध साम्राज्य की स्थापना में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था। समुच्चय खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था मध्य गंगा की जलोढ़ मिट्टी पर सबसे जो है पहले फैलती हुई दिखाई देती है, जिससे न केवल उत्पादन बल्कि शिल्प व व्यापार वाणिज्य सभी में जो है इसमें बढ़ोतरी देखने को हमें मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अब आ चुका है प्रश्न यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 अर्थात मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखेंगे कि मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से किस प्रकार से आज तक बिहार में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सारे साथी लाइक कर देंगे वीडियो को। ठीक है, अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो साथी लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से एक बार कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए, आप लोगों से विनती है। तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था? प्यारे साथी जल्दी से बता देंगे
मौर्य साम्राज्य के द्वारा सबसे पहली बार जो है महल बनाने के साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं, तो यह आपका पटना के कुम्हरार जो कि आप देखेंगे यहाँ पे हमें ये साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, देखिएगा बाडियल को कुम्हरार, ठीक है, पटना के निकट जो है इसको कुम्हरार के एक स्तंभ तथा स्तूप को 72 स्तंभों की प्राप्ति हुई। बाद में 8 स्तंभ और खोजे गए। इस प्रकार कुम्हरार से 80 स्तंभों वाले लकड़ी के राजमहल का अवशेष हमें प्राप्त होता है। तो साथियों कितने स्तंभों वाला? 80 स्तंभों वाला, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल भी माना जाता है। पतंजलि के भाष्य में चंद्रगुप्त मौर्य के इस राजमहल का उल्लेख हुआ है। फाहियान ने इस राजप्रसाद को देव निर्मित बताया है। ठीक है, तो फाहियान के द्वारा यह देवताओं से निर्मित जो है इस राजमहल को बताया गया है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शक संवत का आरंभ जो है कब हो रहा है? साथ ही शक संवत का आरंभ जो है यह आपका 78 ईस्वी में हो रहा है, 78 AD में। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेगा, शक संवत का आरंभ जो है 78 AD में हुआ था। इसे आरंभ करने का श्रेय जो है कुषाण शासक कनिष्क को जाता है, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। शक संवत निकालने के लिए वर्तमान ईस्वी से 78 जो है कम कर दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसे हम लोग 1957 में मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक, तो ये सारे बात याद रखेंगे। आगे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पे कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एवं एकत्रित जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी? तो मेरे प्यारे साथी यह आपका किसने कराई थी? तो कहेंगे रुद्रदामन के द्वारा। विकल्प सी आपका करेक्ट आंसर होंगे। ठीक, रुद्रदामन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन प्रथम द्वारा सुदर्शन झील के मरम्मत कराने का उल्लेख जो है यह हमें मिलता है। उल्लेखनीय है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने कराया था। बाद में अशोक के राज्यपाल तुषाप ने जो है इस नहरों का मरम्मत कराया था। उल्लेखनीय है कि रुद्रदामन के समय में अतिवृष्टि के झील का बांध टूट गया था, जिसकी मरम्मत का कार्य जो है रुद्रदामन के प्रांतीय शासक शुभ शाख ने कराई थी। इसके लिए प्रजा पर कोई अतिरिक्त जो है कर नहीं आरोपित किया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो कि आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मेरे प्यारे साथी बता दीजिए, कुणाल है, बृहद्रथ है, तिवारा है या फिर अशोक है? तो मेरे प्यारे यह आपका बृहद्रथ हो जाएंगे, विकल्प नंबर बी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कह रहा है मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो साथियों एकदम इजी क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। ठीक है, मेगास्थनीज जो है कहाँ से आया था? यूनान से आया था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस कौन था? तो साथी सिकंदर का सेनापति था। ठीक, तो ये सारे बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कौन सी पुस्तक जो है बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है? तो यह आपका हो जाएगा दिव्यावदान के द्वारा। ठीक है, दिव्यावदान के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी ऑडिटर वाला एग्जाम में पूछा गया है। दिव्यावदान में चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार को क्षत्रिय मूर्धभिषक्ति अर्थात अभिषक्त क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे, जिनका शासनकाल आपका जो है यह आपका 298 से लेकर कब तक? तो 273 BC होता है। ठीक है, बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये सब आपसे पूछ लिए जाएंगे। मौर्य काल में संकट शोधक न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? तो साथ ही यह आपका हो जाएगा कौन सा? तो फौजदारी व्यवस्था, फौजदारी न्याय करता था। ठीक है, चलेगा आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है समाहर्ता कौन है? तो यहाँ पे आपका समाहर्ता करता है, जो कि आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? तो साथ ही यहाँ पे सीता जो है कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सारे के सारे मौर्य काल के हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आपके परीक्षा में खास करके बीपीएससी यूपीएससी में एडमिनिस्ट्रेशन से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था क्या? तो यह आपका तक्षशिला था। जो वर्तमान में तक्षशिला कहाँ पड़ता है? तो मेरे प्यारे साथी यह आपका जो है अफगानिस्तान में पड़ते हैं। ठीक, चलेगा
कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो साथ ही कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है यह आपका 15 अधिकरणों में विभाजित था, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखेंगे। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो यह आपका हो जाएगा भाब्रू में। ठीक है, विकल्प नंबर डी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा एक सेकेंड, ये क्या, चलिए थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि महान सम्राट अशोक महान जो है भाब्र शिलालेख जो कि जयपुर के निकट विराट नगर में से खोजा गया है, जिसे अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धर्म संघ में अपनी आस्था व विश्वास प्रकट किया गया है। इसी अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा मगधधीराज का जो है उपाधि देते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कहाँ पे पूछा गया था। सहगोड़ा अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है, यह भी आपको याद रखना है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन हमें मिलता है, तो यह भी बात याद रखना है। अशोक अपने अभिलेख में प्रियदर्शी नाम जो है जाना जाता है, यह भी बात याद रखिएगा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था, तो यह भी बात याद रखना है। और अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में है, यह भी बात याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें, देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखकर पता चल रहा होगा। अगर यकीन मानिए पूरा क्लास अगर आप देख रहे हैं ईमानदारी से, तो भरोसा रखिए इस बार अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी या फिर बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो साथ ही इतिहास में आपका नंबर कटने वाला नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा क्वेश्चन दोहराए जाते ही जाते हैं। ठीक है, पी वाई क्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है ये जब आप पढ़ कर जाएंगे परीक्षा हॉल में तब आपको पता चलेगा। ठीक, देखिएगा कह रहा है वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था क्या है? तो यह आपका होगा भ्राभु स्तंभ, जो कि अभी हम लोग ऊपर देखें ना, चलेगा। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो साथ ही यह होगा आपका प्राकृत भाषा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो यह होगा आपका विकल्प नंबर यहाँ पे जेम्स प्रिंसेस ने, याद रखेंगे। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह आपका प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कह रहा है किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन हमें मिलता है? तो साथ ही यह होगा आपका यहाँ पे नहीं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, मतलब ई नंबर को आप चुन लेंगे। यहाँ पे हम आपको यहाँ कहा गया, ठीक है, यहाँ पे अशोक का जो है कलिंग विजय यहाँ पे हम लोग अभी देखे थे शायद, एक सेकेंड रुकिएगा तो देखेंगे। यहाँ पे 13वां शिलालेख में जो है अशोक के कलिंग विजय का हमें वर्णन मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ें, किस अभिलेख में कलिंग विजय का मिलता है? तो हम तो हो चुका है हम लोग का। अशोक के किस अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है? तो अकाल का उल्लेख जो है सहगोड़ा अभिलेख में मिलता है। ठीक, ये भी बात याद रखना है आप लोगों को। चलेगा, आगे बढ़ें। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? साथ ही भारत में जो है पहले साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। ये सारे हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य एक निरंकुश शासक थे, एक राजनीतिज्ञ थे, एक उदार शासक या फिर एक प्रभुत्व निरंकुश शासक? तो साथ ही यह आपका होगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्राराक्षक के लेखक कौन है? साथियों मुद्राराक्षक के जो लेखक है विशाख दत्त हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको भी। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो यह आपका होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक, चलेगा आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहली बार। ठीक, चले आगे। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो दक्कन की विजय जो करने वाले व्यक्ति हैं वह आपका कौन है? तो साथ ही यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ठीक है, चलेगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भाव है, या फिर आपका क्षुद्रक है विशाख दत्त, या फिर आपका क्या है? तो साथ ही विशाख दत्त। ठीक, विशाख दत्त। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री थे? तो साथ ही कौटिल्य या फिर चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, यह जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? प्रधानमंत्री भी थे और आपका राजनीतिक गुरु भी थे। तो ये आपको याद रखना चाहिए।
चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का उल्लेख कौन था? तो साथी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का जो उल्लेख है यह आपका कहाँ पे, तो कौटिल्य के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलेगा, लेखक, चलेगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो साथ ही यह आपका राजनीतिक नीतियों पर, ठीक है, राजनीतिक नीतियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो ये होगा आपका मौर्यों ने। किसने? मौर्यों ने, ठीक है। धनानंद को पराजय कर कर जो है किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पे बैठते हैं ना, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। चलेगा, कह रहा है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो सेंड्रोकोटस से जो है समुद्रगुप्त की जो है पहचान किसने की है? तो यह आपका हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है। चलेगा, बहुत खूबसूरत आप लोग यहाँ पे चीज़ों को कवर कर रहे हैं। देखिएगा, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? साथ ही कौटिल्य की जो पुस्तक है वह आपका किस पे है? तो शासन काल के सिद्धांत और अभ्यासों पर आधारित है, ना कि आर्थिक संबंध से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे शासन की यह विधि बताता है, ठीक है। नाम अर्थशास्त्र भले हो लेकिन अर्थ की यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई है, बल्कि राज्य की बात की गई है, ठीक है। तो याद रखना है ये भी बातें हम लोग को। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? तो साथ ही याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है सैल्यूकस को 500 युद्ध हाथी और आपका जो है देते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक। चलेगा, आगे बढ़े। मेगास्थनीज दूत था किसका? सैल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, या फिर इसमें किससे? तो आप सैल्यूकस निकेटर को लगा देंगे, ठीक। चले, आगे बढ़े। मज़ा आ रहा है तो थोड़ा लाइक वाइक करते चलेंगे। देखिएगा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? तो वह आपका इंडिका है साथी, इंडिका, ठीक है। इंडिका की रचना कौन किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज की पुस्तक में, या फिर इनमें कोई नहीं? तो साथ ही यह होगा आपका मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। क्लियर? चलेगा, आगे बढ़े। इंडिका का उल्लेख लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक साथी आपका मेगास्थनीज है, एकदम। चलिए, आगे बढ़े। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के धर्म का मूल संदेश जो है वह आपका राजा के प्रति वफादारी, शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता। तो आपका ई नंबर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। अशोक के धर्म में राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता और शांति अहिंसा के विचार पर परिलक्षित होते थे। इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसका धर्म है, जिसके अशोक ने अपने दूसरों तथा 7वें स्तंभ में जो है स्तंभ लेख में जो है प्रयोग किया है। धर्म और साधुता बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य कराता है, पाप रहित होना। तो ये सारे बात अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धर्म के बारे में जो है बातें की है, ठीक है। ये सारे बात याद रख सकते हैं आप, बाकी और कुछ महत्वपूर्ण यहाँ फिलहाल दिख नहीं रहा है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? तो साथी यह आपका कौन था? तो पौत्र था, ठीक, पौत्र था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी? तो साथी अशोक की जो है यह आपका कौन थी? तो ये आपका होगा कारुबाकी, कारुबाकी, याद रखिएगा। यह कौन थी? तो उनकी अर्धांगिनी थी, पत्नी थी, ठीक है। निम्न से किसके प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना? तो साथ ही यह आपका अशोक के प्रयासों से। अशोक जो है वो अपने पुत्र और पुत्री तक को जो है प्रचार के लिए दूसरे देश में भेज देते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो साथ ही यह होगा आपका श्रीलंका, विकल्प नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो साथ ही ये होगा आपका पाटलिपुत्र में, विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो साथ ही कलिंग पर, याद रखिएगा, सी नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलेगा, और इसी युद्ध के बाद कहीं ना कहीं अशोक का हृदय परिवर्तन भी हो जाता है, ठीक। चलेगा, अशोक की नीति के आर्थिक परिमाणों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया है? रोमिला थापर, या फिर डीएन झा, या फिर आपका बीएस स्मिथ, या फिर आपका जो है एससी रायचौधरी? साथ ही जल्दी से बताएंगे तो यहाँ पे आपका ई नंबर करेक्ट हो जाएंगे, ई नंबर, ठीक है। चलिए, आगे बढ़े।
देखिएगा यहाँ पे सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी, तो साथ ही यहाँ पे सबसे अंत में जो है मेगास्थनीज का भारत आगमन, ये जो है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े। क्षमा चाहेंगे, अशोक का कलिंग विजय, एक सेकेंड हम ये वाला कर दिए थे, ठीक है, तो क्षमा चाहेंगे, आप लोग ये सही कर लेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो साथ ही अंतिम जो है यह आपका बृहद्रथ था, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए कितनी बार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है, तो अर्थशास्त्र के अनुसार जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली जो भूमि है इसको सीता भूमि कहा गया है, याद रखिएगा सी नंबर, ठीक है। मौर्य के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था, तो मौर्यों के बाद जो है उसके बाद कौन आते हैं, तो शुंग वंश आते हैं, शुंग वंश, ठीक है। चलेगा आगे बढ़े। कह रहा है गौतमीपुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से है, तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका सातवाहनों से है, बी नंबर, ठीक है, बी नंबर याद रखिएगा। चलेगा शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था, तो यह आपका कर्ण वंश हो जाएंगे, विकल्प सी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है, साथ ही यह होगा आपका इसमें से क्या ई नंबर, विकल्प नंबर ई होगा। देखिएगा कलिंग में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी वंश का महामेघवाहन वंश का उदय हुआ था, और इस वंश का संस्थापक जो है महामेघवाहन ही थे, ठीक है। खारवेल जो है इस वंश का दूसरा तथा महाराजा कुदेव तीसरे जो है शासक थे, ठीक है। तो ये सारे बात याद रखिएगा। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे, तो हाथी गुफा अभिलेख से, इसी नंबर करेक्ट हो जाएंगे, साथ ही याद रखना है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है, तो यह आपका प्राकृत भाषा में है, साथ ही प्राकृत भाषा में है। शक संबंध वर्ष में आरंभ हुआ था, ठीक है, तो ये आपका कब, तो ये आपका जो है 78 ईस्वी में, ठीक है, 78 जो है AD में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा निम्नलिखित में से किसको शक संबंध की स्थापना का श्रेय दिया गया है, तो यह आपका कुषाणों को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है, तो यह आपका हो जाएगा कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, तो साथ ही यह आपका होगा भीमकंड फिशेस ने, भीमकंड फिशेस, विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कला की कंधार शैली निम्न में से समय में फैला था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कुषाणों के समय में फैला था, ठीक है। कला का जो कंधार शैली है यह आपका कुषाणों के समय में फैलता फूलता है, याद रखेंगे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था, तो कश्मीर में, साथ ही याद रखेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित कराता है, यह आपका मौर्यों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद के से संबंधित है, तो यह आपका होगा साथ ही क्या, तो विकल्प नंबर डी कुम्भरार, विकल्प नंबर डी, ठीक है। चलेगा ताम्रपत्र है क्या, ताम्रपत्र का मतलब होता है क्या, तो ताम्रपत्र जो है यह मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे का प्लेट होता है, ठीक है, ताम्रपत्र, ठीक। चलेगा आगे बढ़े। देखिएगा बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दे दिया था, तो यह आपका आजीविकों को दिया गया था, आजीविकों को, ठीक। चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है, तो ये आपका होगा मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध की मूर्ति जो है यह आपको याद रखने हैं, विकल्प नंबर सी, ठीक है। चलेगा आगे बढ़े। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त महल जो है मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर, लकड़ी या फिर इनमें से क्या होगा, तो लकड़ी का, साथ ही लकड़ी का, ठीक है, जो कि कुम्हार से मिला है, याद है ना आप लोग को। चले कह रहा कि भूमि अनुदान किन्हें जो है दिए गए थे, जो कि शाही दरबार से जो है जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथी, तो ये होगा आपका ब्राह्मणों को, विकल्प नंबर बी, ठीक। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासक द्वारा जारी किया गया था, तो ये होगा आपका भारतीय यूनानियों के द्वारा, ठीक, भारतीय यूनानियों के द्वारा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे इसको। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंदू यूनानी ने प्रचलित किया था, ठीक है। सर्वप्रथम लेख युक्त एवं रूप चित्रात्मक सिक्के भी जो है इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। इंडो ग्रीक शासक जो है
मिनांडर की मुद्रा पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। शक वंश के कादर्म शक शाखा का संपादक चष्ण जो है था, इसी के समय में जो है ये सारे जो है हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध कुषाण शक सातवाहन आदि साम्राज्यों के स्थापित जो है इस समय हमें मिलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे पेरिपल्स ऑफ द इरिथियंस की सी किसने लिखी है? तो यह आपका होगा ई नंबर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे विकल्प नंबर ई आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलेगा। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन है। तो साथी यह होगा आपका बी नंबर। यहाँ पे क्या? मिलिंद पंधो। ठीक, चलेगा। इनमें से कौन शक वंश की कर्मादक शाखा का संस्थापक है? तो साथी यह आपका चेस्टन हो जाएंगे। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे, रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो ये आपका होंगे विकल्प नंबर ई। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। संगम काल में हम लोग पहुंच गए हैं साथी। संगम काल में, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो साथी यह आपका किस लिए था? तो कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, क्यों? कौन? तो उदयपुर। याद रखेगा, संगम युग की हम प्रवेश कर चुके हैं, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलेगा आगे बढ़े। कह रहा निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो यह आपका कदम्ब का जो उल्लेख है ये संगम साहित्य में नहीं हुआ है साथी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पे संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी है? तो मेरे प्यारे साथी यह आपका होगी कौन? तो बिल्लुपुत्र के द्वारा जो है संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत की रचना की गई है। ये भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। निम्न में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यह होगा आपका गुप्तों ने। ठीक है, गुप्तों ने किया था। ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दिए गए विकल्पों के आधार पर गुप्तों ने सबसे अधिक जो है समय तक शासन किया था। गुप्तों का शासनकाल 319 ईस्वी से 400 कितना है 467 तक माना गया है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 323 ईस्वी ईसा पूर्व में की गई थी। मौर्य वंश का शासक काल 144 ईस्वी तक चला था। कुषाणों ने पहली शताब्दी ईसा से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी तक जो है शासनकाल किया है। वर्धन राजवंश जिसे विश्वभूति वंश भी कहा गया है, इनका शासनकाल 590 ईस्वी से लेकर कितना तो 647 ईस्वी तक माना गया है साथी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एरन अभिलेख का संबंध किससे है? तो यह आपका होगा कुमारगुप्त से। विकल्प नंबर डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एरण्य अभिलेख से पता यह चलता है कि भानुगुप्त का मित्र गोपराज हुनों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था तथा गोपराज की पत्नी अपने पति के शव के साथ अग्नि समाधि ले ली थी। यही से सती प्रथा का प्राचीनतम जो है अभिलेख हमें मिलता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, यही क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि थे? तो हरिसेन की बात की जाए तो यह आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, विकल्प आपका बी होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे। इसने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की और प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी से बता देंगे यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होगा साथी आपका विकल्प नंबर सी, विष्णु शर्मा के द्वारा। थोड़ा सा हम बात कर लें इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पंचतंत्र के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र नीति कथाओं में प्रथम स्थान प्राप्त है। पंचतंत्र जो है 5 तंत्रों में बटा हुआ है। ठीक है, मित्र भेद, मित्र लाभ और आपका काकोली युग्म, लब्ध प्राणम तथा अपरिचित प्रकारण, ये आपका पांचों के पांचों भाग है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो साथी यह होगा आपका बी नंबर, गुप्तों के काल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज का उपाधि धारण किया था? तो ये होंगे चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथी, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इसका शासनकाल की अगर बात कर ले
319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक माना गया है। ठीक, चलेगा, आगे बात कर ले। नालंदा ताम्र लेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो यह होगा आपका समुद्रगुप्त को साथी। ठीक है, परम भागवत किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। ये आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, गुप्त वंश के 3 प्रमुख शासक है, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, परंतु नालंदा ताम्रलेख के अनुसार परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। ठीक है, समुद्रगुप्त के विजय की जानकारी जो है इलाहाबाद या फिर प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जिसमें गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, रचना किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बात याद रखना है। भारत का नेपोलियन भी इसे कहा गया है समुद्रगुप्त को, ये भी याद रखना है। प्रयाग प्रशस्ति के 21वें पंक्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का जो है वर्णन हमें प्राप्त होता है, मिलता है। ठीक, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि याद रखना ही चाहिए। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है साथी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो साथी ये होगा आपका कितने? तो 9, जो कि अभी हम लोग ऊपर में देख चुके हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है बीपीएससी 2021 वाला ऑडिटर वाला एग्जाम में। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का उल्लेख कौन करता है? तो साथी यह आपका होगा कौन करता है? तो रवि कीर्त करते हैं, रवि कीर्त करते हैं, कीर्ति करते हैं, याद रखेंगे। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो यह आपका होगा विकल्प नंबर डी, इलाहाबाद अभिलेख या फिर प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक, किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो ये होंगे साथी गुप्त वंशों के द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह आपका गुप्त काल की। ठीक, गुप्त काल की। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये आपका गुप्तों के द्वारा ही दिए गए थे। ये भी आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो यह आपका हो जाएगा क्या थी? उपज का 6ठा भाग लेना। ठीक है, उपज का 6ठा भाग जो है यह लिया जाता था, तो याद रखिएगा आप लोग। किसने तर्क दिया है कि गुप्त और गुप्त उत्तर जो गुप्त काल है इसमें धन अर्थव्यवस्था पतन दिखाई देता है? तो ये आपका हो जाएगा आर.एस. शर्मा के द्वारा। ठीक है साथी, आर.एस. शर्मा ने यह तर्क दिया है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है? तो यह आपका दीनार के नाम से, साथी दीनार के नाम से अंकित है, याद रखिएगा, स्वर्ण मुद्रा। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो यह आपका विकल्प नंबर ई हो जाएंगे, याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न में दिए गए चारों विकल्प से संबंधित जो है व्यक्ति गुप्त काल में चिकित्सा से संबंधित नहीं है। भारत में चिकित्सक से संबंधित 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि आपको याद रखना है, एक चरक और दूसरा आपका सुश्रुत। ठीक है, और इन दोनों का जो है आपका संबंध मौर्य उत्तर काल से है। तो इस प्रकार से आपका ई नंबर क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, ताम्रलिप्त बंदरगाह का प्रयोग गुप्त काल में उत्तर भारत के व्यापार में के लिए किया जाता था। पृथ्वी में अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य और सूर्यास्त होता है, यह आर्यभट्ट ने कहा था। तो इस प्रकार से सारे के सारे आपका जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को समझाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? तो साथ ही देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है यह आपका याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोगी जाना गया है? तो यह आपका हो जाएगा कौन सा? ताम्रलिप्ति, याद रखेंगे, ताम्रलिप्ति। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी से के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त होता है? तो ये आपका आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था साथी, पहली बार, याद रखना है। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस प्रकार भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो ये आपका होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा गया है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो यह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में साथियों, ये आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के काल में भारत की यात्रा करते हैं। फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में समकालीन शासक के नाम का उल्लेख नहीं किया है, किंतु उसमें चंद्रगुप्तकालीन
भारतीय संस्कृति दशा का सुंदर जो है वर्णन किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक थे जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर जो है सत्ता प्राप्त किया था। शकों को पराजित करने के कारण इसे जो है सकारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। शकों के पराजय के पश्चात सोपारा, काम्बे, भरोज बंदरगाह पर गुप्तों का अधिकार हो गया और इसी के उपलक्ष्य में इसे विक्रमादित्य की भी उपाधि प्राप्त है। तो ये सारे बात याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहरौली लौह स्तंभ लेख का जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का ही है, तो ये भी आपको याद रखना है। यह चंद्र जो है यह किसका स्तंभ लेख है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के जो है शासक थे, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर गुप्तों के। ठीक, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। कहता है मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र जो संबंधित है ये किससे है, तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से है। साथियों ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कि आपका निम्नलिखित में से गुप्त शासक में से किसने विक्रमादित्य को उपाधि धारण की थी, तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया था और इस कारण सकारी भी कहा गया है, तो इसको किसको कहा गया था, तो ये आपका सेकंड को चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सोपारा, काम्बे और बड़ौर को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था, तो ये भी आपका विक्रमादित्य के द्वारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या की थी, तो ये आपका किसने किया था, तो यही किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ठीक है, चलेगा। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह कौन है, तो यह आपका होगा स्कंदगुप्त के द्वारा हुनों को पराजित किया गया था, साथी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त द्वारा हुनों को पराजित किया गया था। भीतरी अभिलेख जो कि गाजीपुर में है, यह अभिलेख इसमें 8वें श्लोक में हुनों के साथ हुए युद्धों का अभिलेख मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कर ले तो ये आपको ध्यान रखना है। हुनों को परास्त करने का उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, तो ये भी आपको पूछा जाएगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का उल्लेख कौन करता है, तो साथ ही मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का जो उल्लेख है ये आपका विशाख दत्त करते हैं, विशाख दत्त। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है कि देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है, तो साथी यह होंगे आपका विशाख दत्त हैं। कौन है, देवी चंद्रगुप्तम के नाटक के रचनाकार विशाख दत्त ही हैं, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है, दंडी, विष्णु शर्मा, आर्य भट्ट, भास और आपका इस प्रकार से इधर जो है पंचतंत्र, बृहन संहिता, इस प्रकार से नाम दिए गए हैं। तो चलिए आप लोग मिला लीजिए एक बार। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर होगा इस अकॉर्डिंग। ठीक है, चलेगा। कह रहा है अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है, तो साथ ही यह आपका होगा कितने प्रकार का, 12 प्रकार का, 12। ठीक है, चलेगा। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है, तो साथ ही इसका जल्दी से आपको उत्तर करना है और यह होगा बाणभट्ट के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा। आगे बढ़े, देखिएगा। कह रहा है कुमार स्तंभ महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो ये आपका होगा कालिदास के द्वारा, साथ ही कालिदास के द्वारा। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा। ठीक है, इस वीडियो का बनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आज के बाद बिहार का कोई भी एग्जाम है, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो भरोसा रखिए इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। इतिहास के, प्राचीन भारत के अगर आपसे प्रश्न आते हैं तो ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ठीक है, किससे, जावा सुमात्रा से, जावा सुमात्रा से। ठीक है, याद रखिएगा। गुप्त काल के बाद बिहार के साथ समूचे भारतीय क्षेत्र में व्यापारिक उद्देश्य से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई, जिसने इंडोनेशिया में स्थित जावा सुमात्रा द्वीपों का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो साथ ही ये होगा आपका कर्नाट वंश का नयनदेव। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नयनदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, साथी तो हरि सिंह थे, ये भी आपको याद रखना है हरि सिंह के बारे में। संस्थापक आपका नामदेव और अंतिम हरि सिंह। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था किसका, तो गुप्तों का समय था, गुप्तों का। ठीक है, चलेगा। देखिएगा यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय बिहार प्रांत की राजधानी पटना से दक्षिण में स्थित है। सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। चीनी यात्री हेनसांग लिखते हैं कि इसका स्थापना
शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना कराई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्र द्वितीय भी है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी जो है 1202 ईस्वी में नष्ट कर देते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है ये कौन है? तो साथी कुमार गुप्त हैं। विकल्प नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो साथी यह आपका होगा मुसलमान। ठीक है, मुसलमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध थी? तो साथी यह आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध थी। एकदम सही बात है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो ये मेरे प्यारे साथी आपका कौन सा था? मथुरा था। मथुरा था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगेगा तो हेनसांग सर्वप्रथम हेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में जो है भारत आता है। तत्कालिक समय जो है मथुरा सूती वस्त्र के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मुख्य था और यहाँ पे वाराणसी रेशम के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। चीनी यात्री हेनसांग 6 वर्ष तक जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ये सारे बात याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो मेरे प्यारे साथी ये होगा आपका डी नंबर, अर्थात क्या हो जाएंगे? नालंदा विश्वविद्यालय। एकदम बउआ वाला क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े। थानेश्वर राजधानी थी किसकी? तो थानेश्वर साथी यह आपका वर्धनों की राजधानी हुआ करती थी। विकल्प नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, थानेश्वर पुष्पभूति वंश जो है वर्धनों से संबंधित हर्षवर्धन जो की पहली राजधानी थी। यह 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में पुष्पभूति वंश की राजधानी थी। यह आधुनिक दिल्ली तथा प्राचीन इंद्रप्रस्थ नगर के उत्तर में अंबाला एवं करनाल के मध्य में स्थित था। हर्षवर्धन के काल में इसका महत्व बढ़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी बात याद रखिएगा। कविबान निवासी थे कहाँ के? तो कविबान जो है यह आपका भोजपुर के निवासी थे। साथी याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्ष चरित्र नामक जो पुस्तक है यह आपका किसने लिखी है? तो साथी बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में किसकी चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो साथी ये होंगे हेनसांग ने। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में कौन आता है? हेनसांग आते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो वर्धन राजवंश की स्थापना साथी पुष्यभूति ने किया था। किसने किया था? पुष्यभूति ने किया था। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। आगे, चीनी यात्री युवान चुवांग भारत कब आ रहे हैं? तो चीनी यात्री युवांग चुवांग जो है भारत कब आ रहे हैं साथी? तो ये आपका 629 ईस्वी में आ रहे हैं। एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेगा। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त है, कुमार गुप्त है, महेंद्र दत्त है, कुमार देवी है, प्रयाग शिलालेख और विक्रमादित्य। तो आपको बताना है यहाँ पे कुट के माध्यम से कौन सा राइट आंसर होगा। तो साथी ए नंबर, ए 2 3 4 और 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग करेक्ट कर लेंगे। चलेगा। ठीक है, देख सकते हैं समुद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी, समुद्रगुप्त प्रयाग शिलालेख, उसके बाद द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, महेंद्रगुप्त, ये सारे उनके जो है आप लोग रिलेटेड करके देख लेंगे। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन का पुस्तक का जो नाम है राजतरंगिणी है साथी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के का एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, किसके समय में? तो ये आपका सातवाहनों के द्वारा। किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे किरातार्जुनीय पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो यह साथी किसने लिखी है? तो यह आपका भारवी ने लिखी है। किसने? भारवी ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 9 में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन पढ़ना है वो है 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति, साहित्यिक एवं साहित्यकार तथा स्थापत्य कला के बारे में। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया है, बिहार के अलग अलग परीक्षाओं में। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है इस टॉपिक से विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो साथी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर हम बात करना चाहें
तो यह आपका होगा धर्मपाल के द्वारा, विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित था। ठीक है, और इसकी राजधानी जो स्थापना है 8वीं शताब्दी में पाल शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। यहाँ के आचार्य दिगंबर श्री ज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो कि इस विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। ठीक है, तंजौर स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो साथ ही यह आपका किसने किया था? तो कहेंगे राजेश्वर प्रथम ने, जो कि इनके शासनकाल कब से कब तक है? तो आप कहेंगे 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण जो है किसने किया था? तो साथ ही खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है इसका निर्माण जो है चंदेलों के द्वारा किया गया था। चंदेलों के द्वारा, एकदम सी नंबर एकदम लॉक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है चंदेल राजाओं द्वारा 950 से लेकर जो है 1130 जो कि इनका शासनकाल रहता है, इसके मध्य कराया गया था। यह मंदिर वास्तुकला के लिए, नगर शैली के अद्भुत उदाहरण के लिए जो है जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, वत्स्यराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो साथ ही यह आपका होगा गुर्जर प्रतिहार वंश का। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित्र की विष्णु पुस्तक जो का संबंध किससे है? तो यह आपका पालवंशी रामपाल से है, याद रखिएगा रामपाल से है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित्र की विष्णु पुस्तक का संबंध पालवंशी शासक रामपाल से है। संध्याकार नंदी जो है पाल राजाओं द्वारा आश्रय प्राप्त एक विद्वान थे, जिन्होंने अपने ग्रंथ रामपाल रचित या फिर रामचरित्र में राजा रामपाल की जो है उपलब्धियों का वर्णन करते हैं। तो ये सारे बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका होगा तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु विकल्प आपका समझ आएंगे, बिहार में। ठीक है, बिहार में। वही तो हम सोचे कि आखिर हम तमिलनाडु क्यों बोल दिए भाई। देखिएगा विक्रमशिला जो है शिक्षा केंद्र में संस्थापक का नाम जो है यह आपका किसका आता है? तो आपका धर्मपाल का आता है। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चोल वंश का संस्थापक जो है कौन है? चोल वंश का जो है यह आपका विक्रम विजयलाय है, विजयलाय। ठीक है, विजयलाय याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। चोल वंश का संस्थापक विजयलाय है, जो कि यह इसका समय जो है 850 से 7100 ईस्वी था। ठीक है, इसकी राजधानी आपका तंजापुर है, तंजौर था। 9वीं शताब्दी में चोल पल्लवों के सामंत थे। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाता है साथियों? तो ये आपका गोपुरम कहलाता है, गोपुरम विकल्प बी। ठीक, चले आगे बढ़े। देखिएगा कह रहा है 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेखों की जो है किस राज्य में मिले हैं? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। ठीक है, 12वीं सदी में जो है राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख जो है कर्नाटक में पाए गए हैं। दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? तो ये आपका होगा चिट्टी नाम था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमार वंश को स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो परमार वंश को स्थापित जो है यह आपका उपेंद्र के द्वारा किया गया था। साथ ही परमार वंश की स्थापना उपेंद्र के द्वारा किया गया था। इसकी राजधानी आपका धारा नगरी थी। परमार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक है वो राजा भोज हुआ करते थे। तो ये बात आपको याद रखना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित शासकों में किसको मलाया सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय दिया गया है? तो ये आपका राजेंद्र चोल प्रथम को दिया गया है। ये भी आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे आपका कि सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम जो है अरब कौन था? तो ये आपका जो है कौन था? तो ये आपका राइट होगा मोहम्मद बिन कासिम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, जब हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तब। ठीक है, सिंध पर आक्रमण करने वाला जो है यह आपका 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय में, परंतु यह असफल रहा। सिंध पर जो है पहला सफल आक्रमण जो है ईरान के गवर्नर अल हिजाज के सेनापति दामाद उसका जो था वह मीर कासिम था, जो कि 712 ईस्वी में करता था। तो ये आपको याद रखना है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक साथी कौन है? तो आप कहेंगे पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वह आपका कौन है? तो यह आपका हो जाएंगे डी नंबर चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज के मित्र भी थे। ठीक, तो थोड़ा यहाँ पे देख लेंगे इनके बारे में। देखिएगा पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना है मानी जाती है। इस लेख में चंद्रबरदाई के जो है ये दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और
यहाँ इस ग्रंथ में पृथ्वीराज के मौर्य शासक और वीरता का जो है हमें जो है सारी चीज़ें मिलती है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ बिहार में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे कवर किए गए हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्लास मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। और हम लोग जो है जल्द ही आप लोगों के लिए जो है क्या तो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा साथी मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग भी इसी तरह से पूरा का पूरा मध्यकालीन का आपका चैप्टर बाय टॉपिक बाय जो है सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे कि बिहार के अलग अलग परीक्षाओं में मध्यकालीन से किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आने वाला समय में ये क्वेश्चन, ये लेक्चर, ये सीरीज आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगा हो तो एक बार अपना कॉमेंट का जो है फीडबैक भी दे दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।